ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 576 और 576 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति एक शब्द छोड़कर आया है। अथापि कारण विभागात कारण विनाशात च अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतोः असंभवः अविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयति इति व्याख्यायेत। ठीक, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरणम, अर्थात जगत के प्रति परमाणु कारण नहीं है, इस बात को बताने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि जगत के प्रति कारण परमाणु है। उस पूर्व पक्षी का अर्थात वैशेषिकों का मतों का बहुत हेतु और युक्तियों के द्वारा निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। फिर इतना ही नहीं, तो जिन परमाणु को वे लोग जगत के प्रति कारण मानते हैं, उन परमाणुओं का स्वरूप वो कहते हैं कि परमाणु है, निरवयव है, अणु है और नित्य है। किंतु सिद्धांती बता रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी, तुम उन परमाणुओं को रूपादि वाले गुण वाले मानते हो कि नहीं? तो वो कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ परमाणु गुण वाले हैं, रूप रस गंध आदि गुण रहते हैं उनमें, और यदि उनमें रूपादि गुण रहते हैं तो जरूर वे परमाणु निरवयव नहीं है, सावयव है। क्योंकि जो जो सावयव पदार्थ घटादि दिखाई देता है, रूप वाला दिखाई देता है, वो सावयव दिखाई देता है। अतः यदि उन परमाणुओं में रूपादि गुण है तो जरूर वह तुम जैसे मानते हो उन परमाणुओं को, वैसे वो सिद्ध नहीं होंगे। अर्थात न वो निरवयव है अपितु सावयव है, न अणु है और न नित्य है, अर्थात अनित्य है। इस बात को बता रहे हैं इस 15 नंबर के सूत्र के व्याख्यान में। तो बहुत सारा सूत्र का अंश हुआ है। अब ये चल रहा है अथ अपि, किंतु कौन प्रसंग चल रहा है? तो बात यह चल रही है पुनः क्या कि नित्यत्व का कुछ कारण वो लोग बताते हैं कि परमाणु आदि नित्य है। क्यों नित्य है? नित्य क्यों कौन होता है? नित्यत्व में कारण कौन है? तो उन्होंने पहला सूत्र बताया, वैशेषिक सूत्र, सत अकारणवत नित्यम, उसका भी निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने। फिर दूसरा सूत्र आया, बताया उन्होंने नित्यत्व का कारण बताने में अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव, वैशेषिक सूत्र है, तो उसका भी निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने। फिर और एक हेतु बताया उन्होंने, कौन? अविद्या च, ये वैशेषिक सूत्र है, भाष्य में आया ना 4:1-5। तो अविद्या च ये हेतु या ये कारण बता रहे हैं नित्यत्व में। अब इस अविद्या च इसका क्या अर्थ है? तो एक अर्थ तो बताकर निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने। अथ, अब अभी जो पंक्ति पढ़ी ना, अथ मतलब यदि उस अविद्या च इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार से करते हैं तो भी उनका कहना ठीक नहीं। किस प्रकार से? जो आगे अभी बताना है। एक प्रकार से अर्थ करके निराकरण कर दिया, अब दूसरा अर्थ यदि करते हैं अविद्या च इस सूत्र का, तो भी उनका कहना, वैशेषिकों का कहना ठीक नहीं, इस बात को बताना है। अतः ये जो पंक्ति पढ़ी हमने, अथ अपि इत्यादि, उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। परमाणवः नित्याः नाशकानुपलम्भात् आकाश आत्मवत् इति सूत्रार्थम
सूत्रार्थम कौंस में लिखिए अविद्या च 4-1-5 इति वैशेषिक सूत्रार्थम। इति वैशेषिक सूत्रार्थम कौन बन आगे आशंकते आशंकते अथापि इति। ठीक अर्थ को देखिए भाई। तो परमाणु नित्य, परमाणुओं में वो नित्यत्व सिद्ध करना चाहते वैशेषिक लोग। तो परमाणु नित्या क्यों? नाशक अनुपलम्भात, उनका नाश करने वाला, नाश का कारण कोई उपलब्ध होता नहीं है, अतः परमाणु नित्य है। तो अविद्या च इस सूत्र का अर्थ फिर ऐसा ही करेंगे कि नाशक अनुपलम्भ, नाशक की उपलब्धि न होना। किनको छोड़कर? वो भगवान भाष्यकार आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे, कारण का विभाग और विनाश का, कारण का नाश, विनाश, ये दो से कार्य का नाश होता है, किंतु उन दो को छोड़कर अन्य कोई कारण उपलब्ध न होना, यही है अविद्या च इस सूत्र का अर्थ, अर्थात नित्यत्व का कारण। पंक्ति देखिए, नाशक अनुपलम्बात आत्मवत इति, इस प्रकार यदि सूत्र का अर्थ करना चाहेंगे, कौन सूत्र? लेकिन अविद्या च यह वैशेषिक सूत्र का अर्थ। तो इसके सूत्रार्थम आशंकते, ऐसा सूत्र का करने की आशंका कर रहे हैं अथापि पंक्ति से। तो भाष्य पंक्ति को देखिए अब, अथ अपि कारण विभागात कारण विनाशात, दो हुई, च अन्यस्य, इन दो को छोड़कर अन्य तृतीय कोई कारण, अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतु हो असंभव अविद्या, इन दो कारणों को छोड़कर तीसरा कोई विनाश का हेतु का असंभव, नाश का कारण न मिलना, विनाश हेतु का असंभव, यही है अविद्या इस शब्द का अर्थ। अर्थात नित्य हम उसको कहते हैं कि इन दो कारणों को छोड़कर, ये दो कारण तो है नहीं वहां, जैसे परमाणु नित्य है, परमाणु नित्य क्यों है भाई? या आकाश नित्य है, आकाश को भी नित्य मानते हैं वो लोग, तो आकाश नित्य क्यों है? इसलिए कि वहां पर उस आकाश का नाश करने वाला न तो कारण का विभाग हो सकता है, न तो विनाश का विभाग, न तो कारण का विभाग, सॉरी, कारण का विनाश, कारण का विभाग और कारण का विनाश, ये दो शब्द दो अलग अलग है। कारण का विभाग भी वहां पर नहीं है आकाश के बारे में, क्योंकि आकाश का कोई कारण नहीं है उनके यहाँ, क्योंकि आकाश नित्य मानते हैं। तो कारण का विभाग नहीं है और कारण का विनाश भी नहीं है, इसलिए आकाश नित्य है। घट को नित्य नहीं कह सकते, क्योंकि घट का कारण जो कपाल, उसका विभाग हो जाता है अथवा उसका विनाश भी हो जाता है, और कपाल का विभाग हुआ अथवा कपाल का विनाश हुआ तो उससे घट का नाश हो जाता है। जैसे तंतु पट के लिए कारण है, तो तंतुओं का यदि विभाग होता है, अलग अलग तंतु हो जाते हैं तो भी पट का नाश होता है, या तंतु का नाश होता है, विनाश होता है, तो भी पट का क्या होता है? नाश होता है कि नहीं? वही कार्य देखिए, अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच अन्यस्य, इनको छोड़कर अन्य तृतीयस्य विनाश हेतु असंभव अविद्या। और ऐसी जो अविद्या है, ऐसी अविद्या मतलब कौन सी? कोई नाश का हेतु न मिलना, यही है नित्यत्व का कारण, और यही है अविद्या शब्द का अर्थ। क्योंकि अविद्या चे सूत्र किस लिए आया है? नित्यत्व का कारण बताने के लिए आया है। फिर उस अविद्या चे सूत्र का अर्थ क्या? नाश का हेतु कोई न मिलना, यह है अविद्या च, है कि नहीं? और ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो देखिए, विनाश हेतु असंभव अविद्या सा परमाणु नाम नित्यत्वम ख्यापयति। सा अविद्या परमाणुओं में नित्यत्व सिद्ध कर देगी, क्योंकि परमाणु का कोई कारण नहीं है कि जिसका विभाग हो सके, परमाणु का कोई कारण नहीं है कि जिसका नाश होकर परमाणु का नाश हो पाए, ऐसा वो कहते हैं। तो परमाणु नाम नित्यत्वम ख्यापयति इति व्याख्यायेत,
इस प्रकार यदि अविद्या से इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो फिर उसका निराकरण करेंगे आगे के पंक्ति में। किंतु उसके पहले इस वाक्य में जो आया ना, परमाणु नाम नित्यत्वम ख्यापयति, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। तंत्वादि अवयवानाम, तंत्वादि अवयवानाम विभागात नाशाद्वा पटादिनाशः दृष्टः, पटादिनाशः दृष्टः अर्धविराम, तच्च द्वयम् निरवयव अनुनाम नास्ति, निरवयव अनुनाम नास्ति इति नित्यत्वम् इत्यर्थः, इति नित्यत्वम् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो तंत्वादि अवयवानाम वियोगा, तंत्वादि जो अवयव है, पट के अवयव तंतु, उनका वियोग हो जाता है, विभाग हो जाता है। तो उस विभाग से किंवा तंतु के नाश से पट का नाश देखा जाता है। और तच्च द्वयम, वो दोनों भी नाश के कारण, विभाग और विनाश, कारण का विभाग, कारण का विनाश। तच्च द्वयम निरवय अनुनाम नास्ति, निरवय अनु में नहीं है। इति नित्यत्वम, अतः अनु अर्थात परमाणु क्या हुए, नित्य हुए, ऐसा वो लोग बोलते हैं वैशेषिक लोग। आगे चलिए, उत्तर दे रहा, नावश्यम विनश्यद वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमः अस्ति। ठीक है, तो थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। दो शब्द छोड़कर आया है, विनश्यद वस्तु, उसके पीछे अवश्यम, आगे द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमः। फिर वाक्य के आरंभ में जो न है उसको लिखिए, न अस्ति। ठीक है, देखो भैया, विनश्यत वस्तु, हाँ, ये पंक्ति को पढ़ने के अर्थ करने के पहले नावश्यम, इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण, परिणामवादम आश्रित्य, परिणामवादम आश्रित्य अनुनाम नाशकम किंचित संभवति इति परिहरति नावश्यम इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ। तो परिणामवादम आश्रित्य, परिणामवाद का आश्रय करके अनुनाम नाशकम किंचित संभवति, अनु अर्थात परमाणु, उनका भी नाशक कोई हो सकता है, इस बात को बताते हुए उस पूर्व पक्षी का परिहार कर रहे सिद्धांती। तो पंक्ति को देखिए, फिर अन्वय के अनुसार कह रहे कि विनश्यत वस्तु, नष्ट होने वाली कोई भी वस्तु, अवश्यम द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति, अवश्य इन दो हेतु से ही नष्ट होती है। दो हेतु कौन, कारण का विभाग और कारण का विनाश। कोई भी नाश होने वाली जगत की वस्तु इन दो कारणों से ही नष्ट होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। विनष्टुम अर्हति इति नियमः न अस्ति, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं। तो कैसे, क्या, तो इस के ऊपर थोड़ी टिप्पणी लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं, अवयवानाम संयोगेन, अवयवानाम संयोगेन द्रव्यांतरोत्पत्ति,
द्रव्यांतरोत्पत्ति बराबर आरंभ आरंभ इति यदि मतम स्यात् इति यदि मतम स्यात् अर्धविराम तदा द्रव्य विनाशः द्वाभ्याम द्वाभ्याम कौंस में लिखिए कारण विभाग कारण विनाशाभ्याम कारण विभाग कारण विनाशाभ्याम कौंस बन आगे एव इति नियमः स्यात् इति नियमः स्यात् अर्धविराम न आरंभे मानम अस्ति न आरंभे मानम अस्ति अर्धविराम संयुक्त तंतु भिन्न पट अदर्शनात् पटादर्शनात् संयुक्त तंतु भिन्न पटादर्शनात् अर्धविराम अतः कारणम एव स्वतः निर्विशेषम विशेषवत् अवस्थात्मना कौंस में लिखिए विशेष अवस्था में कार्य है विशेष अवस्था में कार्य कौंस बन आगे कार्यम इति अनुभव बलात् आस्थेयम कौंस में लिखिए मानना ही पड़ेगा कौंस बंद पूर्ण विराम आगे तथा च अविद्या परिणाम रूपाणाम अनुनाम अपि प्रलय निमित्तेन कालादिना पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन कारण भावापत्ति कौंस में लिखिए कारण भाव की प्राप्ति कौंस बंद विनाशः उपपद्यते पूर्ण विराम यथा अग्नि संपर्कात् घृत काठिन्यम अवयव संयोगस्य अवयवानां च नाशं विना एव लीयते अर्धविराम तद्वत् इति ठीक है अर्थ देखिए भाई तो मूल पंक्ति में बात चल रही थी क्या
कि विनष्ट होने वाली वस्तु इन दो कारणों से ही नष्ट होती है, होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह नियम तब हो पाता कब, वो पहले बता रहे हैं, किंतु हमारे यहाँ वो नियम नहीं हो सकता। क्यों, वो भी बता रहे हैं। दोनों बात, एक एक बात को देखिए टिप्पणी में। तो अवयवानाम संयोगेन, अवयवों का संयोग हो जाने से अन्य द्रव्य उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो लोग मानते हैं उनके मत में वो नियम हो सकता है। कौन, किन दो कारणों से ही कार्य नष्ट होना, कारण के विभाग से अथवा कारण के विनाश से। किंतु इस प्रकार का आरंभवाद मानने में कोई प्रमाण नहीं है, अतः हम मानते नहीं है। आरंभवाद का मतलब दो अवयवों के, दो या कितने भी अवयवों के संयोग से नया कार्य उत्पन्न होना, इसको कहते आरंभवाद। ये बात, अवयवानाम संयोगेन द्रव्यांतरोत्पत्ति, अवयवों से भिन्न स्वतंत्र द्रव्य की उत्पत्ति। जैसे तंतु अलग चीज है और तंतु से उत्पन्न हुआ, तंतुओं का संयोग हुआ, उससे उत्पन्न हुआ पट, एक नया ही चीज उत्पन्न हुई। इस प्रकार जो लोग मानते हैं उनको कहते आरंभवादी। ठीक है, किंतु परिणामवाद में ये रीति नहीं है, वो आगे आ रही थी इसी टिप्पणी में। अवयवानाम संयोगेन द्रव्यांतरोत्पत्ति ही, बड़ा मतलब आरंभ, ये हुआ आरंभवाद। इति यदि मतम स्यात्, ऐसा यदि आरंभवाद के अनुसार मत होगा तो तदा, तब तो वह नियम बनेगा भाई। कौन सा, तदा द्रव्य विनाश अर्थात कार्य का नाश द्वाभ्याम एव, दोनों से ही होगा, एक तो कारण के विभाग से अथवा कारण के विनाश से, द्वाभ्याम एव इति नियम स्यात्, ये नियम हो पाएगा। किंतु न आरंभे मानम अस्ति, आरंभवाद मानने में कोई प्रमाण नहीं है। क्यों, फिर क्या रीत है तुम्हारे यहाँ परिणामवाद की, क्या रीत है, तो बता रहे संयुक्त तंतु भिन्न पट अदर्शनात्। आरंभवाद में और परिणामवाद में यही अंतर है। आरंभवादी क्या कहते हैं, तंतु कारण है, पट कार्य है, कारण से भिन्न कार्य उत्पन्न होता है, फिर तंतु का संयोग हो जाता है, उन तंतु से असत जो पहले नहीं था ऐसा नया ही पट उत्पन्न होता है, आरंभवाद की रीति। और ये कहते नहीं नहीं, तंतु का संयोग हुआ ना तो तंतु से अतिरिक्त कोई पट नहीं है, तंतु की अवस्था विशेष पट है। ये जो मानते हैं उनको कहते हैं क्या, आरंभवादी। तो वही देखिए, संयुक्त तंतु भिन्न पट अदर्शनात् अतः कारणम एव स्वतः निर्विशेषम। पहले कारण कैसा रहता है, निर्विशेष, और जब कोई उपाधि या जब कोई कुछ परिणाम आदि हो जाता है तो विशेष युक्त होता है, तो वही कारण ही कार्य रूप में दिखने लगता है। ये बात, अतः कारणम एव स्वतः निर्विशेषम विशेषवद अवस्थात्मना, वो विशेष अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है तो उस कारण की विशेष अवस्था ही कार्य है। दूध की विशेष अवस्था ही दधि है, इस प्रकार से। तो विशेष अवस्था है कि नहीं, विशेष अवस्थात्मना कार्यम इति अनुभव बलात्, और ये सबका रोज का अनुभव है लोगों का, तो अनुभव बलात् आस्तेयम, अर्थ ऐसा ही मानना चाहिए परिणामवाद, ये कहना। तथा च, और ऐसा मानेंगे तो परमाणु भी क्या है, अविद्या का परिणाम विशेष है। कौन, परमाणु। जैसे तथा च अविद्या परिणाम रूपाणाम अनुनाम, अनुपरमाणु, अविद्या का परिणाम स्वरूप अनुनाम अपि, परमाणुओं का भी। जैसे ये समस्त जगत अविद्या का परिणाम है, ब्रह्म का विवर्त है। तो ये जो परिणाम है, परिणाम को प्राप्त हुआ ये जगत, जब महाप्रलय हो जाता है तब इसका विलय हो जाता है, नाश। तो विलय हो जाना मतलब क्या, कार्य कारण रूप में स्थित होना, ये हुआ। तो यहां पर कार्य का तो नाश हुआ, और कार्य का नाश होने के लिए न तो यहां पर कारण का विभाग है और न तो कारण का नाश है, तो भी कार्य का क्या हुआ, नाश। तो कार्य का नाश हुआ मतलब क्या, कार्य कारण रूप से स्थित हुआ है कि नहीं। तो वही कह रहे, तथा च अविद्या परिणाम रूपाणाम अनुनाम अपि प्रलय निमित्ते न कालादिना, प्रलय का निमित्त जो कालादिक है कि नहीं, तो उस कालादिक के द्वारा क्या होता है, पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन, उनका जो पिंड है आकार उसका तिरोभाव हो जाता है, लय हो जाता है, और क्या होता है, कारण भाव को प्राप्त हो जाता है।
परमाणु भी, समस्त जगत भी। तो पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन कारण भावापत्ति, कारण भाव को प्राप्त होना, यही है विनाश उपपद्यते। तो यहां पर तो और उदाहरण दे रहे क्या कि कार्य का विनाश कारण के विभाग के बिना भी और कारण के नाश के बिना भी कैसा होता है, इसके लिए अग्नि घृत का उदाहरण दे रहे हैं। यथा अग्नि संपर्कात घृत काठिन्यम, घृत तुप घी कठिन होता है पहले, और उस पर अग्नि का संपर्क आ गया तो पिघल गया। तो पिघल गया मतलब क्या, उसके काठिन्य रूप कार्य का नाश हुआ। किंतु काठिन्य रूप कार्य का नाश होने के लिए न तो वहां पर उस घी के कारण जो है परमाणु आदि जो भी हो उसका तो न विभाग हुआ, न तो नाश हुआ, तो भी कार्य का नाश हो गया। ये बात अग्नि संपर्कात घृत काठिन्यम अवयव संयोगस्य अवयवानाम च नाशम विना, अवयव संयोग के नाश के बिना मतलब विभाग के बिना, और क्योंकि अवयव का संयोग का नाश होना मतलब क्या होना, विभाग है, और अवयवों का नाश के बिना ही लीयते, वो घृत का काठिन्य लीन हो जाता है, पिघल जाता है। तद्वत उसी प्रकार जिस अविद्या का परिणाम परमाणु आदि समस्त जगत है, जब योग्य उचित काल आने पर ये समस्त जगत कारण के रूप में स्थित हो जाता है तो उसका विनाश हो जाता है। और उसका विनाश होने के लिए न तो कारण का विभाग हुआ, न तो कारण का नाश हुआ, अतः अन्य कारण विद्यमान है। परमाणु का नाश होने के लिए अतः परमाणु को नित्य कह नहीं सकते, जबकि उन्होंने क्या प्रयास किया था, परमाणु नित्य है, क्योंकि उनका नाश होता नहीं, नाशक कोई उपलब्ध नहीं है, इसलिए परमाणु नित्य है। क्योंकि नाश के कारण दो ही है, एक तो कारण का विभाग, कारण का विनाश। परमाणु का कोई कारण नहीं है, अतः कारण का विभाग होने का प्रश्न नहीं आता, और कारण का नाश होने का कोई प्रश्न नहीं आता, अतः परमाणु नित्य है। ये कहने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने, किंतु सिद्धांति ने कह दिया कि अरे भाई, इन दो कारणों से कार्य का नाश होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, अपितु कार्य कारण रूप में स्थित हो जाना ये भी उसका विनाश है। और यहाँ पर अविद्या का परिणाम परमाणु है। जब कालादि के द्वारा प्रलय काल में जब महाप्रलय होता है तब परमाणु भी पिंड रूप में जो अभी है वे भी कारण अविद्या रूप हो जाते, अर्थात उसका विनाश हो गया। ठीक है ना। फिर उस प्रश्न क्या था उनका, कोई कारण नाशक कोई उपलब्ध नहीं है, अतः नित्य है परमाणु, किंतु नाशक उपलब्ध है, अतः परमाणु को नित्य नहीं कह सकते। और परमाणु यदि नित्य नहीं है तो परमाणु को तुमने नित्य मानकर जगत के प्रति कारण माना था, किंतु परमाणु अनित्य है, तो अनित्य परमाणु जगत के प्रति कारण नहीं हो सकते, अतः परमाणु कारण भाग अनुपपन्न है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए तो भाष्य पंक्ति में आइए, विनष्टुम अर्हति इति नियमः न अस्ति। आगे चलिए, संयोग सचिवे ही अनेकस्मिन् च द्रव्ये द्रव्यांतरस्य आरंभके अभ्युपगम्यमाने एतत् एवं स्यात्। ठीक, एक एक बात को देखिए। संयोग सचिवे ही अनेकस्मिन् द्रव्ये, सचिव कहते सहकारी, संयोग को सहकारी मानकर, सहकार सहायता लेकर, संयोग की सहायता लेकर अनेकस्मिन् द्रव्ये, अनेक द्रव्यों को क्या, द्रव्यांतरस्य आरंभ के अभ्युपगम्य माने, अन्य द्रव्य का आरंभक उत्पादक यदि स्वीकार करते हैं तो तब क्या, एतत् एवं स्यात्। एतत् एवं स्यात् मतलब क्या, एतत् एवं स्यात्, इस पर उसका अर्थ लिखिए, एतत् एवं स्यात् बराबर द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम, द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम कार्य विनाशः, कार्य विनाशः इति नियमः स्यात्, इति नियमः स्यात्। ठीक, इति नियमः स्यात् हो गया।
और देखिए भाई, इसके पहले पंक्ति में क्या बताया था कि कार्य का विनष्ट होने वाले वस्तु का विनाश इन दो कारणों से ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु ऐसा नियम कब हो सकता है वो अब आगे की पंक्ति में बताया। जब इस प्रकार से कार्य कारण भाव मानते हैं, कारण से कार्य की उत्पत्ति मानते हैं आरंभवाद के अनुसार, वो कैसे? संयोग सचिवे अनेकस्मिन् द्रव्ये, संयोग की सहायता लेकर अनेक द्रव्यों को यदि मानते हैं, किसके लिए? द्रव्यांतरस्य आरंभ के अभ्युपगम्य माने, अन्य द्रव्य का उत्पन्न करने में यदि स्वीकार करते हैं तो तब तो एतदेवं स्यात्, क्योंकि कोई भी द्रव्य जैसे पट द्रव्य उत्पन्न हुआ, उसके लिए कारण कौन? संयोग सहकृत अनेक द्रव्य। घट के लिए कारण कौन? संयोग सहकृत अनेक द्रव्यों का, अनेक द्रव्य जैसे कपाल द्वय उनका संयोग हुआ, अनेक द्रव्य। सभी कार्यों के प्रति इस प्रकार यदि कारण मानते हैं तब तो एतदेवं स्यात्। एतदेवं स्यात् मतलब क्या? इन दो कारणों से ही कार्य का नाश होता है, ऐसा नियम बन पाएगा। यदि इस प्रकार से आरंभवाद के अनुसार प्रक्रिया यदि मानी जाती है तब ठीक है। किंतु है क्या चीज, वो करें अब आगे। यदा तो अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम विशेषवत् अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्यते, है कि नहीं? ऐसा यदि मानते हैं तब वो नियम लागू नहीं पड़ता है, उन वैशेषिकों का नियम, दो कारणों से ही कार्य का नाश, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर आगे दृष्टांत दे रहे, तदा घृत काठिन्य विलयनवत् मूर्ति अवस्था विलयेन अपि विनाश उपपद्यते, ठीक है ना। देखो भाई, और देखिए, यदा तो मिल गया, परंतु जब तो अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम, अपास्त विशेषम का मतलब होता है जिसमें से सभी विशेष निवृत्त हो गए हैं, ऐसा सामान्यात्मक जो कारण, जैसे जगत के प्रति कारण है ब्रह्म, ठीक है ना। यदा तू अपास्त विशेषम, जिसमें से विशेष निवृत्त हो गया है, ऐसा सामान्यात्मक कारण। किंतु जब विशेषवत अवस्थान्तरम आपद्यमानम, विशेषवत मतलब विशेष से युक्त, कि कोई उपाधि लग गई अविद्यादि, है कि नहीं, ब्रह्म है उसको उपाधि लग गई अविद्या, इस प्रकार से तो विशेषवत विशेष से युक्त हो जाता है और अवस्थान्तर को प्राप्त होता है। तो विशेषवत विशेष युक्त हुआ, अन्य अवस्था को प्राप्त होता है, अपद्यमानम अवस्थान्तरम अपद्यमानम, अन्य अवस्था को प्राप्त होता है, तो है कि नहीं, उसको अवस्थान्तरम अपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्य, इस प्रकार का आरंभ मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। जैसे दूध से बन जाता है कौन? दधि, इस प्रकार से, हाँ, आरंभकम अभ्युपगम्यते, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो वह नियम नहीं लागू होता है। कौन सा? कार्य का नाश, कारण के विभाग और कारण के नाश, इन दो में से किसी से होता है, यह नियम लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि कारण ही कार्य रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब वो पिंड रूप में कार्य दिखाई दे रहा है, जब उसका नाश होना मतलब क्या? कारण रूप में स्थित होना। उन दो कारणों से अतिरिक्त ही नाश हो गया, फिर तिरुभाव होना, रूप नाश, ठीक। पंक्ति देखिए, अभ्युपगम्यते तदा, बीच में दृष्टांत आया है, घृत काठिन्य विलयनवत्, जिसे घी का काठिन्य अग्नि के संपर्क से नष्ट हो जाता है, किंतु नष्ट होने पर भी उन घी के जो अवयव हैं उनके संयोग का न तो नाश हुआ, अर्थात विभाग नहीं हुआ, है कि नहीं, और न उन कारणों का नाश हुआ, न संयोग का नाश हुआ, अर्थात विभाग भी नहीं हुआ और कारण का नाश भी नहीं हुआ, ठीक है ना। कारण का विभाग नहीं हुआ, कारण का नाश नहीं हुआ, तो भी कार्य का नाश हो गया। उस प्रकार से घृत काठिन्य विलयनवत् मूर्ति अवस्था विलयेन, मूर्ति पिंड आकार, है कि नहीं, उस मूर्ति रूप में जो अवस्था प्राप्त हुई है उसका क्या हुआ? हो जाना, विलय। जैसे घट है, फूट गया तो क्या हुआ? घट का जो आकार था वो लीन हो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी स्वरूप हो गया, ठीक है ना।
मूर्ति अवस्था विलयनेन अपि, मूर्ति उसके आकार का पिंड का विलय हो जाने से भी उसका विनाश कहलाता है। ये बात, मूर्ति अवस्था विलयनेन अपि विनाश उपपद्यते, विनाश की उपपत्ति हो जाती है। अतः वैशेषिकों का निराकरण हुआ क्या, किन दो कारणों से छोड़कर अन्य कोई कारण विनाश का नहीं मिलता है, तो यही अविद्या है। और जो ऐसा जहां मिलता है वो वस्तु नित्य है, जैसे परमाणु नित्य है, तो उनका निराकरण हो गया। क्योंकि परमाणु का भी क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। क्यों, कैसा नाश हो जाता है, हमारे यहाँ तो परमाणु भी अविद्या का परिणाम है। और जब काल आदि के निमित्त से महाप्रलय काल में पिंड रूप परमाणुओं का भी कारण के रूप में लय हो जाता है, अर्थात परमाणु का नाश हुआ। और परमाणु का यदि नाश हो गया तो उनका जो नित्यत्व का कारण नहीं रह पाया, अर्थात परमाणु नित्य नहीं है, अनित्य है। तो जो जिस प्रकार उन्होंने परमाणु को माना था जगत के प्रति कारण मानने के लिए, निरवय है, नित्य है, आदि आदि करके, तो उनका खंडन हो गया है कि नहीं। अर्थात परमाणु कारण भाग उचित नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक, विनाश उपपद्यते लग गया। आगे चलिए, तस्मात् रूपादिमत्वात् स्यात् अभिप्रेत विपर्ययः परमाणुनाम। थोड़ा अन्वय, तस्मात् अंतिम में परमाणुनाम, पीछे रूपादिमत्वात्, एक शब्द छोड़कर आगे, अभिप्रेत विपर्ययः स्यात्। तस्मात् लग गए ना इतना, तस्मात् परमाणुनाम रूपादिमत्वात्, परमाणुओं को उन्होंने रूपादि वाला माना है, रूप रस वाला माना है, तो रूपादिमत्वात् फिर क्या हो जाता है, अभिप्रेत विपर्यय, अर्थात उन्होंने वैशेषिकों ने जिस प्रकार से परमाणु को माना है उसका विपर्यय। कैसा माना था उन्होंने परमाणुओं को, निरवय, अणु और नित्य, किंतु रूपादि वाले हो जाने से उनके यहाँ क्या प्राप्त हुआ, अभिप्रेत विपर्यय। अभिप्रेत मतलब जिस प्रकार से, जिस रूप से उन्होंने परमाणु को माना था उससे उल्टा हो गया, अभिप्रेत विपर्ययः स्यात् लग गया। तस्मात् अपि अनुपपन्नः परमाणु कारणवादः, तस्मात् अपि परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः, इसलिए भी परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है। लग गया, ठीक। और एक बात, ये जो पंक्ति पढ़ी ना अभी, तस्मात् रूपादिमत्वात् इत्यादि, उसके पूर्व में ही चाहे तो एक वाक्य लिख लीजिए और अवतरण करो, किंच प्रलये उद्धरण चिन्ह में नासित रजः, उद्धरण चिन्ह बन, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में नान्यत किंचन, नान्यत किंचन उद्धरण चिन्ह बन, इति अनुनाम नाश सिद्धि, नाश सिद्धि पूर्ण विराम। तस्मात् न तेषां परम कारणत्वम्, न तेषां परम कारणत्वम् इति उपसंहरति, इति उपसंहरते तस्मात् इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अंतिम की पंक्ति में जो आया है तस्मात्, उसके पूर्व में अवतरण लिखना अच्छा है। तस्मात् अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद आया था ना, उस तस्मात् के पहले अर्थ देखिए, किंच और क्या, तो श्रुति का प्रमाण भी दे रहे, प्रलये, प्रलय काल में नासित रजः, रज भी रहता नहीं है, कोई कण भी बचता नहीं है, अर्थात कोई परमाणु भी शेष नहीं रहता है, और नान्यत किंचन, दूसरा कुछ भी नहीं बचता है। इति अनुनाम नाश सिद्धि, श्रुति के प्रमाण से भी अणु के, परमाणु के नाश की सिद्धि हो जाती है। तस्मात् न तेषां परम कारणत्वम्,
तस्मात् तेषाम तेषाम परमाणु नाम परम कारणत्वम न, परम कारण परमाणु है ये बात नहीं बोल सकते। इस प्रकार मन में रखकर उपसंहार किया जा रहा है तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तस्मात् अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद। इसके साथ साथ ये 15वें सूत्र की व्याख्या पूरी हुई, भाष्य पूरा हुआ। अब और आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 16 आ रहा है, किंतु सूत्र के पहले कुछ भाष्य को देख लेते, फिर समय पर सूत्र को भी लेंगे। आगे चलिए। चलिए, चाहे तो सूत्र लिख लेते पहले। सूत्र का उच्चारण उभयथा च दोषात्, 2:2:16। तो सूत्र का अर्थ लिख लेंगे, फिर उसके बाद भाष्य देखेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर इतश्च परमाणु कारणवादः, इतश्च परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः भवति, अनुपपन्नः भवति पूर्णविराम। उभयथा इति, फिर नीचे सूत्रम उभयथा च दोषात्, 2:2:16। पदच्छेद कुछ है नहीं, उभयथा च दोषात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति, बराबर प्रतीक च, च बराबर अपि, अर्धविराम। आगे कंस में लिखिए किंच, किंच चतुर्विध भूत परमाणु नाम, चतुर्विध भूत परमाणु नाम पार्थिवादी नाम, पार्थिवादी नाम उपचित अपचित गुणात्मकत्वम, उपचित अपचित उपचितापचित गुणात्मकत्वम, गुणात्मकत्वम वैशेषिक नये, वैशेषिक नये कल्प्यन्ते न वा, कल्प्यन्ते न वा, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक उभयथा दोषात्, उभयथा दोषात् बराबर आद्ये, आद्ये तेषाम अन्यतमे, तेषाम अन्यतमे अनुत्व व्याघातः भवति, अनुत्व व्याघातः भवति पूर्णविराम। यतोहि, यतोहि गंध रस रूप, गंध रस रूप स्पर्शवत्याः, स्पर्शवत्याः पृथिव्याः, पृथिव्याः स्वरूप उपचित, स्वरूप उपचितत्व दर्शनेन, स्वरूप उपचितत्व दर्शनेन, कौंस में लिखिए स्वरूप स्थौल्यत्व दर्शनेन, स्वरूप स्थौल्यत्व दर्शनेन कौन बात तद अपेक्षया, तद अपेक्षया
जलाग्निवायूनाम अपचितत्व दर्शनेन च दोषानुसंगः कंस में लिखे दोष प्राप्ति ही कंस बंद अपरिहार्य भवति पूर्ण विराम। द्वितीय सर्वेषां एकैक गुणात्मकत्वे तत्कार्य पृथिव्यादिषु रूपादि अनुपलम्बः स्यात्। इति उभयथा अपि दोषात् परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः भवति इति। हो गया। देखो भैया सूत्रावतरण में लिखा है इतश्च इस कारण से भी परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है, उचित नहीं है। कौन कारण? सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। फिर सूत्र आया उभयथा च दोषात्। प्रतीक में लिखा च का अर्थ पदार्थोक्ति में लिखा है च का अर्थ कर दिया अपि, मतलब इस कारण से भी परमाणु कारणवाद ठीक नहीं है। कौन कारण? उभयथा दोषात्। किंतु उसको समझने के लिए कुछ अवतरण के रूप में कंस में लिख के दिया आपको। किंच क्या जी? चतुर्भूत परमाणु नाम पार्थिवादी नाम उपचित अपचित गुणात्म कल्प्यन्ते नवा। ये विकल्प, दो विकल्प किए, उनमें से कोई भी मानेंगे तो भी दोष आता है। कौन दो विकल्प है? तो उनको पूछा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि हे वैशेषिक बताओ, तुम परमाणु किस किस भूत के द्रव्य के मानते हो? तो 9 द्रव्य में से 4 द्रव्य के वो परमाणु मानते हैं। 4 द्रव्य कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके परमाणु होते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, 4 प्रकार के परमाणु हुए, किंतु एक बात बताओ, उन 4 प्रकार के परमाणुओं में समान गुण है या गुण में गुण की न्यूनाधिकता है? ये बताओ। जैसे पृथ्वी के परमाणु जितने गुण है उतने ही जल के परमाणु है क्या? उतने ही वायु के परमाणु के है क्या? उतने ही तेज के परमाणु में गुण है क्या? ऐसी बात है? अथवा उनमें कम ज्यादा गुण है, पृथ्वी के परमाणु में ज्यादा, उससे कम फिर जल के परमाणु में, उससे कम अग्नि के परमाणु में, उससे कम वायु के परमाणु में गुण है, ऐसा है? दोनों में से कौन बात तुम मानते हो बताओ। ये विकल्प है। पंक्ति देखिए, चतुर्विध भूत परमाणु नाम पार्थिवादी नाम, पार्थिवादी मतलब पृथ्वी आदि के जो 4 भूतों के परमाणु होते हुए सभी परमाणु कैसे हैं? उपचित अपचित न्यूनाधिक। उपचित कहते अधिक, अपचित कहते न्यून। तो उपचित अपचित गुणात्मकत्व परमाणु नाम वैशेषिक नए कल्प्यन्ते, वैशेषिक नए वैशेषिक शास्त्रे कल्प्यन्ते, इस प्रकार की कल्पना की जाती है या नहीं? ये बात। तो उभयथा अपि दोषात्, दोनों में से कोई भी विकल्प मानते वो तो भी दोष आता है। तो कैसा आता है दोष? तो बता रहे, समझ लीजिए। पहला विकल्प वो मान लेंगे। पहला विकल्प क्या है? हाँ, उपचित अपचित गुणात्मकत्व वैशेषिक ने कल्प्यन्ते न वा। तो उपचित अपचित गुणात्मकत्व कल्प्यन्ते, ऐसा मानेंगे, मतलब उनमें न्यूनाधिक गुण है परमाणुओं में।
ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दोष आएगा वो पहले बताया जा रहा है। आद्ये तेषाम अन्यतमे अनुत्व व्याघात भवति। तेषाम परमाणु नाम अन्यतमे, उन परमाणुओं के बीच में एक दूसरे में अनुत्व का व्याघात होगा, क्योंकि तुमने उन सभी परमाणुओं में समान गुण माने नहीं, अपितु गुण में न्यूनाधिकता मानी है। और एक व्यवहार में नियम देखने को मिलता है कि जैसे जैसे गुण कम होते जाते हैं वैसी वैसी सूक्ष्मता आती है, और जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थूलता आती है। जैसे वायु में एक ही गुण है स्पर्श, सूक्ष्म है वायु। और वायु के बाद जैसे लीजिए अग्नि, अग्नि में 2 गुण है, स्पर्श और रूप। तो वायु से स्थूल हुआ कौन? अग्नि। फिर उसके बाद जल, तो जल में 3 गुण है, क्या? स्पर्श है, रूप है और रस है। अतः उस अग्नि से भी स्थूल हुआ कौन? जल। और जल से भी स्थूल है पृथ्वी, क्यों? उस जल की अपेक्षा पृथ्वी में अधिक गुण है, 4 गुण है। क्या क्या है? स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है, 4 गुण। अतः स्थूल है कौन? पृथ्वी। स्थूलता कैसी है पृथ्वी में? तो देखो भाई, पृथ्वी को आंख से भी देख सकते हैं, स्पर्श से भी, है कि नहीं? जल को भी, अग्नि, वायु, वायु को आंख से नहीं देख सकते। और दूसरी रीति से स्थूलता देखेंगे तो कैसी? जैसी कोई बोरी लीजिए, बोरा, थैली, झोला, उसमें पृथ्वी को भर सकते हैं। उसमें क्या? मिट्टी, पत्थर डाल कर इधर उधर ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्थूलता है। और उसके अपेक्षा यदि उसको अभी खाली कर देंगे बोरे को, और उस बोरे में जल भर देंगे और ले जाएंगे, ले जा पाएंगे? कैसा बोरा? जिसमें छिद्र छिद्र है कि नहीं? तो उसको जल को नहीं ले जा सकते। इसका मतलब पृथ्वी से सूक्ष्म है कौन? जल। ठीक है। अच्छा, जल पतीले में रख सकते हैं, वो पातेले को, भगोने को पार करके नहीं जा सकता है कौन? जल। किंतु उसी पानी भरे हुए जल को अग्नि पर रख देंगे, चूल्हे पर, नीचे से अग्नि जला देंगे तो अग्नि उस भगोने को पार करके जल में प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब सूक्ष्म है कौन? जल की अपेक्षा अग्नि। ठीक है। और अग्नि की भी अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? वायु। क्योंकि अग्नि को तो त्वगिंद्रिय से और चक्षुरिंद्रिय से देख सकते हैं, त्वगिंद्रिय से भी जान सकते हैं, चक्षुरिंद्रिय से भी जान सकते हैं। वायु को केवल त्वगिंद्रिय से जान सकते हैं, चक्षु से। अतः सूक्ष्म है कौन? वायु। लेकिन क्यों वो सूक्ष्म होते गए और इधर पृथ्वी आदि स्थूल होते गए? इसलिए कि गुण बढ़ते गए, स्थूलता आती गई। उसी प्रकार परमाणु को 4 भेद है, और उन परमाणुओं में यदि तुम गुणों की न्यूनाधिकता मानोगे तो होगा क्या फिर? तो वायु की परमाणु की अपेक्षा स्थूल हो जाएगा अग्नि का परमाणु, उसके अपेक्षा स्थूल हो जाएगा कौन? जल का परमाणु, उसके अपेक्षा स्थूल हो जाएगा कौन? पृथ्वी का परमाणु। और यदि ऐसे ही छोटे बड़े हो जाएंगे और सबको परमाणु कहेंगे तो उसमें अनुत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमाणु उसको कहते जिसमें जिनका परिमाण कौन है? परमाणु का परिमाण पारिमांडल्य। परमाणु के परिमाण का नाम दिया गया है क्या? पारिमांडल्य। अब पारिमांडल्य रहा ही नहीं, क्योंकि एक की अपेक्षा वो बड़ा, उसके अपेक्षा वो बड़ा, सबका परिमाण समान का हुआ। अतः वो अनुत्व ही खंडित हो जाएगा, अनुत्व का बाद हो जाएगा। अतः उनमें न्यूनाधिक गुण को मान नहीं सकते, वही कहा। तो दोष आया फिर। ठीक है, पंक्ति देखिए, आद्य तेषाम, दोष क्या आया? उनका अनुत्व नष्ट हो गया, ये दोष आया। आद्य तेषाम अन्यतमे अनुत्व व्याघात भवति, ये दोष आ जाता है। कैसे? उसको स्पष्ट कर रहे हैं तो ही करके। गंध रस रूप स्पर्शवत्याः पृथ्व्याः, 4 गुण वाली है पृथ्वी, है कि नहीं? और उसमें, उस पृथ्वी में क्या देखने को मिला? स्वरूप उपचितत्व दर्शनेन। उस पृथ्वी का स्वरूप कैसा है? उपचित है, बड़ा हुआ है, अर्थात स्थूल है। तो वही कहा, स्वरूप स्थौल्यत्व दर्शनेन, उसका स्वरूप स्थूल देखने को मिला पृथ्वी का।
तदपेक्षया पृथ्वी अपेक्षया जल अग्नि वायुना क्रमशः अपचितत्व दर्शनेन सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मता देखी गई है। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म जल, उसकी अपेक्षा अग्नि, उसकी अपेक्षा वायु, ऐसा अपचितत्व दर्शनेन च दोषानुषंग अर्थात दोष की प्राप्ति अपरिहार्य भवती होती ही है। कौन दोष की प्राप्ति? अनुत्व का व्याघात, ये दोष आ जाता है। ठीक, अच्छा आगे चलिए। द्वितीय मतलब सभी प्रकार के परमाणुओं में गुणों का उपचिति अपचिति नहीं मानेंगे, न्यूनाधिक गुण नहीं मानेंगे, सब में समान गुण मानेंगे। तब क्या होगा? तब देखिए, द्वितीय सर्वेषाम एकैक गुणात्मकत्वे, सभी परमाणुओं में, चार ही प्रकार के परमाणुओं में समान होने के लिए एक एक ही गुण मानेंगे। तब एकैक गुणात्मकत्वे फिर होगा क्या? तत्कार्य पृथ्व्यादिषु रूपादि अनुपलम्भ स्यात्। ठीक है, ध्यान दीजिए, चार प्रकार के परमाणु है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ठीक, और सभी में तुमने क्या माना? अब एक ही कोई गुण माना, क्योंकि गुण का न्यूनाधिक मानते तो अनुत्व खंडित हो जाता है। और तो गुण का न्यूनाधिक नहीं, सब में समान एक ही गुण है कि नहीं? एक ही गुण मान लिया, कोई एक गुण मान लिया, सब में समान। तो होगा क्या? परमाणु से उत्पन्न होता है कि नहीं? पृथ्वी, क्योंकि उनके यहाँ क्या, दो परमाणु मिल गए, दोनों त्रिणु करके पृथ्वी, जल, वायु अलग अलग। तो पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जल के परमाणु से जल, वायु के परमाणु से वायु, अग्नि के परमाणु से अग्नि उत्पन्न, बराबर। तब समझ लीजिए, पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब उन पृथ्वी के परमाणु में, सभी परमाणु में कौन गुण माना है तुमने? एक मां बताओ। समझ लीजिए, गुण कोई भी मान लो, कौन सा? रूप मान लिया। सभी परमाणु में, चार ही प्रकार के परमाणु में रूप गुण है। तो पृथ्वी के परमाणु से उत्पन्न हुई जो पृथ्वी, उस पृथ्वी में एक ही गुण देखने को मिलना चाहिए। कौन सा? रूप, क्योंकि कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते। तो पृथ्वी में फिर रस, गंध, स्पर्श देखने को नहीं मिलने चाहिए, अनुभव में नहीं आने चाहिए, है कि नहीं? उसी प्रकार जल में भी जो कारण परमाणु में गुण माना है वही एक देखना चाहिए, अन्य गुण नहीं देखने को मिलने चाहिए, किंतु देखने को मिल रहे हैं। अतः परमाणुओं में एक ही कोई समान गुण है ऐसा मान नहीं सकते। फिर कदाचित वो बोलेंगे, एक काम करो, फिर परमाणु चार प्रकार के है ना, और चार प्रकार के परमाणु में और गुण भी चार है, तो सभी में चार ही प्रकार के गुण है। पृथ्वी के परमाणु में भी रूप, रस, गंध, स्पर्श है, जल, वायु, तेज, सभी के परमाणु में क्या है? चार गुण है, सब में गुण है। तब तो सब में समान होने के कारण अनुत्व रहेगा, न्यूनाधिकता नहीं आएगी, अनुत्व का बाद नहीं होगी, है कि नहीं? अब ऐसा मानेंगे तो भी दोष आता है। क्या दोष आता है? समझ लीजिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, चार के भी परमाणु में चार गुण है ना। अब वायु के परमाणु से समझ लीजिए वायु उत्पन्न हुआ, फिर उस वायु में भी चारों गुण अनुभव में आने चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते। और परमाणु में चारों गुण माने तुमने, फिर वायु में रूप भी दिखना चाहिए, रस, गंध, स्पर्श चारों दिखना चाहिए, किंतु वायु में केवल क्या दिखता है? स्पर्श ही दिखता है, बाकी के गुण दिखते नहीं है। अतः सभी परमाणु में चारों प्रकार के गुण है ये नहीं कह सकते, सभी परमाणु में एक गुण है ये भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? समानता, अनुत्व खंडन न हो, इसलिए सब समान गुण है ये कह नहीं सकते। अच्छा, गुण का न्यूनाधिकता मानेंगे तो अनुत्व का खंडन, उसका अनुत्व का बाद हो जाता है, अनुत्व उसमें नहीं रहता है, क्योंकि जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस परमाणु में स्थूलता आ जाएगी, तो अनुत्व का बाद होगा। ऐसा कैसा भी मानेंगे तो ये संभव नहीं है। उभय था ही दोष लग गया, पंक्ति वही आया। द्वितीय सर्वेषाम एक गुणात्मकत्वे तत्त कार्य पृथ्व्यादिषु रूपादि अनुपलम्भ, उनके कार्यों में रूपादि का उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। इति उभयथा अपि दोषा, दोनों प्रकार से मानेंगे तो दोष आता, इसलिए परमाणु कारणवाद अनुपपन्न भवति। परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है, बहुत जबरदस्त खंडन कर दिया भाई परमाणु कारणवाद का। ठीक है, चलिए आगे। अब थोड़ा भाष्य को देख लेते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, अर्धविराम।
रूप रस स्पर्श गुणा सूक्ष्म आपः अर्धविराम। रूप स्पर्श गुण सूक्ष्मतरम तेज अर्धविराम। स्पर्श गुण सूक्ष्मतमः वायुः इति एवं एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्य उपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते। ठीक, देखो भाई थोड़ा, तो गंध रस रूप स्पर्श गुणा कैसे बढ़ेंगे? गुना हुआ, इसके बाद पृथ्वी स्थूला। गंध रस रूप स्पर्श गुण वाली कौन? पृथ्वी। अतः पृथ्वी क्या हुई? स्थूल। 4 गुण आए उसमें। अच्छा आगे चलिए, रूप रस स्पर्श गुणा कैसे बढ़ेंगे आगे? एक शब्द छोड़कर, आप सूक्ष्म। आप जल 3 गुण वाला है, पृथ्वी की अपेक्षा 1 गुण कम हो गया, तो रूप रस और स्पर्श गुण वाला आप अर्थात जल उस पृथ्वी की अपेक्षा कैसा हुआ? सूक्ष्म हुआ। अच्छा आगे चलिए, रूप स्पर्श गुणम 2 ही गुण, 1 गुण कम हो गया इधर अभी। रूप स्पर्श गुणम कैसा पढ़ेंगे? तेज सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मतर हुआ, कम कम होता गया ना। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म हुआ जल, उसके अपेक्षा सूक्ष्म हुआ तेज, तो सूक्ष्मतर हुआ। फिर आगे स्पर्श गुण, एक शब्द छोड़कर आगे, वायु सूक्ष्मतम। एक स्पर्श गुण वाला वायु कैसा हुआ? सूक्ष्मतम हुआ। ठीक है ना। इति एवं इस प्रकार से एतानि चत्वारि भूतानि, ये 4 भूत कैसे भाई? उपचित अपचित गुणानि, मतलब न्यूनाधिक गुण वाले होने से कैसे हुए? स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, क्रमशः पृथ्वी जल आदि करके। स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्य उपेतानि, तारतम्य मतलब न्यूनाधिक भाव से युक्त, उपेतानि युक्त लोके लक्ष्यन्ते। लक्ष्यन्ते नाम दृश्यन्ते, देखने को मिलते हैं व्यवहार में। ठीक, आगे तद्वत् परमाणव अपि उपचित अपचित गुणाः कल्पेरन् नवा। ठीक, तद्वत्, तद्वत् के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, यद यस्मात् अधिक गुणवत् तस्मात् स्थूलम् इति व्याप्तिम् उक्त्वा विकल्पयते तद्वत् इति। विकल्पयते तद्वत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यद यस्मात् अधिक गुणवत्, जो जिससे अधिक गुण वाला है, तत् तस्मात् स्थूलम, वह उससे क्या होता है? स्थूल। ये देखा हमने अभी, इति व्याप्ति मुक्त्वा, ऐसी व्याप्ति कहकर अब विकल्प कर रहे हैं तद्वत इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तद्वत परमाणवः अपि, तद्वत परमाणु अपि, 4 प्रकार के परमाणु है ना, परमाणु अपि क्या? उपचित अपचित गुणा, उपचित अपचित गुणा न्यूनाधिक गुणा कल्पेरन् नवा, ऐसी कल्पना तुम करते हो या नहीं, ये हुआ विकल्प। ठीक, इस विकल्प का स्वरूप समझने के लिए उस पर एक वाक्य लिख लीजिए, पार्थिव परमाणु, पार्थिव परमाणु अधिक गुण, अधिक गुण अर्धविराम, ततः एकैक न्यून गुणाः, ततः एकैक न्यून गुणाः जलादि परमाणवः, जलादि परमाणवः इति कल्प्यते नवा, इति कल्प्यते नवा। प्रश्न चिन्ह हो गया।
ये विकल्प का स्वरूप है। पार्थिव परमाणु अधिक गुण वाले, उसकी अपेक्षा एक एक गुण से न्यून जलादि परमाणु है या नहीं, ये हुआ विकल्प। ठीक, आगे उभयथा अपि च दोषानुषंगः अपरिहार्यः एव स्यात्। भाष्य में उभयता अपि, उभयता भी मतलब इन दो विकल्पों में से कोई भी विकल्प मानेंगे तो भी, उन परमाणुओं में गुणों की न्यूनाधिकता मानेंगे तो भी दोष, गुणाधिकता नहीं मानेंगे तो भी दोष। उभयतापि च दोषानुषंग, अनुषंग प्रसक्ति प्राप्ति, दोष की प्राप्ति अपरिहार्य है, उसका परिहार नहीं कर पाएंगे, दोष गले में पड़ेगा ही, अपरिहार्य एव स्यात्। ठीक है, कैसा दोष आ जाते फिर, तो चलिए आगे। कल्प्यमाने तावत् उपचित अपचित गुणत्वे उपचित गुणानाम मूर्ति उपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग। सरल है, कोई कठिन भाषा नहीं है। तो ये जो पंक्ति है ना, कल्प्यमाने इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य, आद्य दोषम आह। आद्य दोषम आह कल्प्यमाने। दो विकल्पों में से पहला विकल्प यदि मानते तो दोष बता रहे थे। कल्प्यमाने तावत उपचित अपचित गुणत्वे, थोड़ा अन्वय, तावत उपचित अपचित गुणत्वे पीछे, कल्प्यमाने, फिर आगे उपचित गुणानाम, आगे सरल है, देखो भाई, तावत उपचित अपचित गुणत्वे मतलब गुणों की न्यूनाधिकता मानते हैं तो किसमें, परमाणु में। तो परमाणु में, सभी प्रकार के परमाणुओं में गुणों की न्यूनाधिकता कल्प्यमाने यदि मानते हैं तो क्या होगा, उपचित गुणानाम, जिन परमाणुओं में गुण बढ़े हुए अधिक है, उपचित गुणानाम परमाणु नाम, जिनके गुण बढ़े ऐसे परमाणुओं की क्या होगी, मूर्ति उपचया, उसकी मूर्ति, मूर्ति आकार, उपचयात बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, किसका, परमाणु का। कौन परमाणु का, जिसमें उपचित गुण है, अधिक गुण है, ये बात, मूर्ति उपचयात। और यदि मूर्ति का उपचय मानेंगे तो अपरमाणुत्व प्रसंग, उसमें परमाणुत्व का बाद हो जाएगा, परमाणु तो उसमें रहेगा नहीं, ये बात। मूर्ति उपचयात, मूर्ति उपचयात का अर्थ लिखिए, मूर्ति उपचयात बराबर आकार स्थौल्यात, आकार स्थौल्यात इत्यर्थः। ठीक है, पूर्ण विराम। तो कैसा बनेगा, एक अनुमान भी बन जाएगा इस पर, वो भी लिख लीजिए। पार्थिव अनुभो, पार्थिव अनुभो पार्थिव अनु अप्यात स्थूल, अप्यात स्थूल अधिक गुणत्वात्, अधिक गुणत्वात् घटवत् इति एवं प्रयोगः स्यात्, प्रयोगः स्यात्। देखो भैया, तो पार्थिव अणु परमाणु, अप्यात, अप्यात जल परमाणु से स्थूल होगा, स्थूल क्यों, अधिक गुणत्वात्, अधिक गुण वाला होने के कारण, घट की तरह, इस प्रकार का प्रयोग अर्थात अनुमान भी बन जाएगा फिर, ये बात। आइए भाष्य में, तावत उपचित अपचित गुणत्वे कल्प्यमाणे उपचित गुणानाम परमाणुनाम, जिनके गुण बढ़े हुए हैं उनकी क्या होगी, मूर्ति उपचयात, उनका आकार में स्थूलता आएगी, और आकार में स्थूलता आएगी तो अपरमाणु तो प्रसंग, परमाणु तो उसमें नहीं रहेगा। ठीक, आगे चलिए। न च अंतरेण अपि मूर्ति उपचयम गुणोपचयो भवति इति उच्यते। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है ना, न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए होता है, द्रव्यातिरिक्तानां गुणानां
द्रव्यातिरिक्तानां गुणानां उपचये अपि किम इति द्रव्यस्य स्थौल्यम, किम इति द्रव्यस्य स्थौल्यम, द्रव्यस्य स्थौल्यम तत्र आह न च इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई क्या भाव है शंका करने वाले का। वो कहता है कि द्रव्यातिरिक्ता नाम गुणानाम, अलग अलग चीज है ना, गुण अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, ठीक है ना। गुण किसमें है? द्रव्य में है। यहां पर प्रसंग चल रहा है परमाणु का, तो 4 प्रकार के परमाणु हैं, और परमाणु क्या चीज है? द्रव्य है, और उसमें गुण है, और गुण की न्यूनाधिकता होने से द्रव्य बढ़ जाता है। ये क्या बात हुई? गुण न्यूनाधिकता किसमें है? गुणों में। और तुम क्या कह रहे हो कि पार्थिव परमाणु जल के परमाणु से स्थूल हो जाएगा। द्रव्य क्यों स्थूल होगा? गुण बढ़ने से। ये शंका करने वाले का अभिप्राय, ठीक है ना। पंक्ति देखिए, द्रव्यातिरिक्ता नाम, द्रव्य से अतिरिक्त है कौन? गुण, स्वतंत्र है वो गुण पदार्थ। द्रव्यातिरिक्ता नाम गुणानाम उपचय अपि, गुण के बढ़ जाने पर भी किमिति द्रव्य से, द्रव्य को क्या लेना देना है कि नहीं। देवदत्त ने भोजन किया तो यज्ञदत्त का पेट भरेगा क्या? क्या दोनों का संबंध है? कुछ नहीं। गुण बढ़ गए, और गुण बढ़ने से फिर स्थूल हो जाएगा परमाणु। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी कोई क्या करेगा? शंका। द्रव्यातिरिक्तानां गुणानां उपचये अपि किमिति द्रव्यस्य, द्रव्य से द्रव्य को क्या होगा? किमिति स्थौल्यम, द्रव्य से स्थौल्यम, ये बोल रहे हैं। ऐसा यदि कोई शंका करता है, मन में रखता है बात, तो उसके लिए उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, न च अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुणोपचय भवति इति उच्यते। थोड़ा अन्वय, मूर्ति उपचयम पीछे, अंतरेण अपि गुण, आगे गुणोपचय भवति, गुणोपचय भवति इति, फिर शुरू का न उच्यते, न उच्यते। अर्थ देखिए भाई, मूर्ति उपचयम अंतरेण अपि, मूर्ति आकार, द्रव्य का आकार, उपचय बढ़ना, तो मूर्ति का बढ़ना उसके बिना भी, अंतरेण अपि मतलब मूर्ति बढ़ने की जरूरत नहीं है तो भी गुणोपचय भवति, गुण का उपचय हो जाता है, तो गुण का उपचय हो जाता है किंतु मूर्ति बढ़ने की जरूरत नहीं, यह अभिप्राय है कि नहीं। तो मूर्ति उपचयम अंतरेणापि गुणोपचय भवति इति न उच्यते, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात यदि गुण का उपचय है तो जरूर मूर्ति का उपचय होगा। अच्छा, उदाहरण बताओ, कहीं देखने को मिला है तुमको ऐसा कि गुण बढ़ जाने से उस द्रव्य की भी मूर्ति आकार बढ़ गया? बोले हाँ, बहुत देखने को मिलता है। कहाँ दे रहे? कार्येषु भूतेषु, कार्य कौन है? भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्ति उपचय दर्शनात्, कार्य जो भूत है उनमें गुण का उपचय से मूर्ति का उपचय देखने को मिला है कि नहीं। तो गुण का उपचय जैसे पृथ्वी में 4 गुण है कि नहीं, अतः उसमें उपचय है, स्थूलता है। नहीं तो बताओ फिर पृथ्वी में स्थूलता क्यों आई जल की अपेक्षा? क्या कारण है? और जल में अग्नि की अपेक्षा स्थूलता क्यों है? हेतु क्या है दूसरा? और कोई हेतु देखने को नहीं मिलता। यही हेतु है क्या? जैसा जैसा गुण बढ़ता जाएगा वैसी वैसी स्थूलता आती जाती है। गुण के कारण इस द्रव्य में स्थूलता आती है, वो देखने को मिला है। अतः हमने कहा कि परमाणु में यदि गुण बढ़ते जाएंगे तो उस परमाणु में भी स्थूलता आनी चाहिए, और आएगी तो अणुत्व का खंडन होगा। ये बात। कार्येषु भूतेषु गुणोपचय, कार्य ऐसे भूतों में गुण बढ़ जाने से मृत्यु उपचय, मूर्ति उपचय, उसका आकार का बढ़ना दर्शना देखने को मिलता है। ठीक, ये बात हो गई भाई। आगे चलिए, अकल्प्यमाने तू, मिला पंक्ति। अब ये क्या कहेंगे? तो अकल्प्यमाने, इसके पहले एक लिखी छोटा सा वाक्य अवतरण के रूप में, न इति द्वितीय पक्षे,
न इति द्वितीये पक्षे सर्वेषाम् अणूनां साम्यार्थम एकैक गुणत्वं वा स्यात् चतुर्गुणत्वं वा प्रश्न चिन्ह उभयथा अपि दोषम आह अकल्प्यमाने इति। ठीक, देखो भाई, जो पहले दो विकल्प किए थे ना, कौन दो विकल्प थे पहले? कि चार ही प्रकार के परमाणुओं में गुणों का उपचय अपचय मानते हो या नहीं मानते हो। यदि उपचय अपचय मानते हैं तो पहले विकल्प में क्या दोष आता है वो ऊपर बता दिया अभी तक। अब दूसरे विकल्प के बारे में न इति, मतलब परमाणुओं में गुण का उपचय अपचय मानते नहीं है, अर्थात सभी प्रकार के परमाणुओं में समान गुण है, चार ही प्रकार के परमाणु में। तो पुनः विकल्प उन चार प्रकार के परमाणुओं की समानता टिकने के लिए सभी में तुम एक गुण मानते हो, कोई एक गुण सब में ऐसा मानते हो, या सभी में चार ही भी गुण सभी में है ऐसा मानते हो, तभी तो समानता रहेगी ना। एक तो कोई एक गुण सब में मानो, नहीं तो चारों भी गुण सब में मानो, तब समानता रहेगी। इन दो में से पुनः कौन मानते हो बताओ समानता टिकने के लिए, ये प्रश्न है। तो वही टिप्पणी लिख दिया, न इति द्वितीय पक्षे, मतलब गुण का उपचय अपचय मानते नहीं, हम परमाणु में समानता मानते हैं तो भी। न इति द्वितीय पक्षे सर्वेषाम् अणूनां साम्यार्थम, सभी परमाणु समान रहने के लिए एक ही गुणत्वम वा स्यात्, एक ही गुण उनमें मानते हो, एक ही कोई गुण मानते हो सब में, अथवा चतुर्गुणत्वम, चारों गुण सब में मानते हो ऐसा। उभयतापि दोषम आह, दोनों प्रकार में से कोई भी मानेंगे तो भी दोष आता है कि नहीं? क्या पहले समझ लीजिए, सभी परमाणु में एक ही गुण मानेंगे तो क्या दोष आएगा? कार्य में, पृथ्वी आदि में अन्य गुणों की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, ये दोष आएगा। और चारों प्रकार के, चारों भी गुण, चारों प्रकार के परमाणु मानेंगे तो क्या दोष आएगा? वायु आदि में भी रूप रस आदि की उपलब्धि होनी चाहिए, नहीं होती है, अतः दोनों भी नहीं मान पाएंगे। देखिए भाई, अकल्प्यमान, पंक्ति देखिए, अकल्प्यमाने तु उपचित अपचित गुणत्वे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्धये यदि तावत् सर्वे एकैक गुणाः एव कल्पेरन् ततः तेजसि स्पर्शस्य उपलब्धि न स्यात्। अप्सु रूप स्पर्शयोः क्या उपलब्धि न स्यात्, पृथ्व्यां रूप रस स्पर्शानाम उपलब्धि न स्यात्। लगे पंक्ति, देखिए शुरू से पुनः। अकल्प, शुरू के 2-3 शब्दों का अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर आगे। तू उपचित अपचित गुणत्वे, पीछे अकल्प्य माने, ये जो दूसरा विकल्प था ना कि परमाणु में उपचित अपचित गुण को, न्यूनादि गुण को नहीं मानेंगे, उपचित अपचित गुणत्व अकल्प्य माने, कल्पना नहीं करेंगे तो होगा क्या? तब आगे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्धये, मिला ना? तो परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध आ रहा है ना, तो परमाणुत्व, इसके पहले भी एक वाक्य थोड़ा सा लिख लीजिए, अवतरण थोड़ा सा। सर्वेषाम् अनुत्वाक्रांतानां साम्यार्थम एकैक गुणत्वं वा चतुर्गुणत्वं वा पूर्णविराम तत्र आद्यम अनुद्य
आद्यम अनुद्य प्रति आह प्रत्याह परमाणुत्व इति। परमाणुत्व इति, ठीक। देखो भाई अर्थ, तो सर्वेषाम अनुत्वाक्रांतानाम, सर्वेषाम परमाणु नाम, चारों प्रकार के परमाणु, सभी परमाणुओं के, कैसे ये सब परमाणु अनुत्व से आक्रांत है, आक्रांत युक्त है, अनुत्व धर्म से युक्त है, और उसमें समानता टिकानी है, स्थूलता बढ़ने नहीं देनी है। तो अनुत्वाक्रांता नाम साम्यार्थम, अनुत्व से युक्त ऐसे परमाणुओं का समानता टिकने के लिए साम्यार्थम एक ही गुणत्व, उन सब में एक ही कोई गुण मानते हो, या चतुर्गुणत्व या चार भी गुण सब में मानते हो, तत्र आद्यम, यदि पहला विकल्प मान लेते हैं, कौन सा, एक सब में एक एक गुण, एक ही गुण है, एक ही ऐसा गुण है कोई भी जो सब में है, ऐसा। आद्यम अनुद्य, आद्य प्रथम विकल्प का अनुवाद करके उसके प्रति बोल रहे सिद्धांती क्या, परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध ये, परमाणुत्व की समानता प्रसिद्ध ये, टिकने के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, क्या, परमाणु की समानता, वही आया परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध ये, यदि तावत, सबसे पहले सर्वे एकैक गुणा, सर्वे परमाणु, सभी परमाणु कैसे, एक ही गुना, कोई एक गुण वाली ही है, एक ही गुना एव कल्पे रन, तो क्या होगा फिर, ततः तेजसी, फिर उनका ही कार्य है कौन, पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी के परमाणु का कार्य पृथ्वी, जल का परमाणु कार्य जल, ये सब, तो उन कार्यों में क्या, फिर तेजसी, ततः तेजसी स्पर्शस्य उपलब्धि न स्यात्, है कि नहीं, तेज में, बराबर है ना, तेजसी स्पर्श से उपलब्धि न स्यात्, तेज में क्या, स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। समझ लीजिए कोई एक गुण मान लिया, सब में रूप मान लिया, फिर तेज में रूप ही दिखना चाहिए, स्पर्श प्रतीत नहीं होना चाहिए, ये दुखता है। स्पर्श से उपलब्धि न स्यात्, अपसु रूप स्पर्श हो, है कि नहीं, और जल में रूप और स्पर्श गुण की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक गुण माना है ना, तो कोई एक गुण की उपलब्धि होनी चाहिए, दो गुण की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए कार्य में। पृथ्वी में रूप रस स्पर्श इनकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक ही गुण माना होगा, जो माना होगा परमाणु में वही उपलब्ध होना चाहिए, किसमें, पृथ्वी में। इस प्रकार के 3-3, 4-4 गुण उपलब्ध नहीं होने चाहिए, रूप रस स्पर्शानाम उपलब्धि न स्यात्। समझ लीजिए सब में गुण मान लिया गंध, तो पृथ्वी में फिर रूप रस और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, केवल गंध की उपलब्धि होनी चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं हो रहा है। लग गया इतना, आगे चलिए फिर, ये दोष आया। अतः कुल मिलाकर क्या हुआ, सभी प्रकार के परमाणु में कोई एक ही गुण है, यह भी नहीं मान सकते समानता रखने के लिए, ठीक। फिर आगे, हाँ, कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणा, ये दोष क्यों आ रहा है, अभी बताया वो, इसलिए कि कारण के गुण से कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं, कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणा, तो कार्य पृथ्वी जल तेज वायु, और कारण सबका परमाणु है, और सभी प्रकार के परमाणु में एक ही गुण है, तो कार्य में भी एक ही गुण दिखना चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। किंतु सभी प्रकार के पृथ्वी जल तेज वायु में, भूतों में, चार प्रकार के भूतों में कोई एक ही गुण उपलब्ध होता है, ऐसी बात नहीं है, ये बात अलग अलग गुण उपलब्ध होते, अतः जरूर उनके कारण परमाणुओं में भी अलग अलग गुण होने ही चाहिए, और अलग अलग गुण मानेंगे परमाणुओं में तो उनका फिर अनुत्व खंडित हो जाएगा, ये बात। कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणानाम, हो गया ना इतना, आगे चलिए। अथ सर्वे चतुर्गुणा, तो अथ के पूर्व में एक वाक्य, द्वितीयम अनुद्य आह, द्वितीयम अनुद्य आह, दूसरा विकल्प का अनुवाद करके बोल रहे हैं आप। दूसरा विकल्प मतलब कौन सा, हाँ, सभी प्रकार के परमाणु में चारों भी प्रकार के गुण हैं, ऐसा। अथ सर्वे चतुर्गुणा एव, सर्वे के सर्वे, हाँ, सर्वे के सर्वे, सर्वे परमाणु, सभी परमाणु चतुर्गुणा एव, सर्वे मतलब परमाणु,
सर्वे चतुर्गुणा एव कल्पेरन, सभी परमाणु 4 गुण के मानेंगे तो होगा क्या? ततः, तब तो अपसु अपि गंधस्य उपलब्धि स्यात्। अपसु जल में गंध की उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण जो परमाणु, उसमें 4 गुण माने हैं तुमने, और कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते, उससे उत्पन्न हुआ है जल तुम्हारे यहाँ, फिर जल में फिर गंध की भी उपलब्धि होनी चाहिए। अपसु अपि गंधस्य उपलब्धि स्यात्। तेजसी गंध रसयो, तेज में गंध और रस की उपलब्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। वायु गंध रूप रसानाम क्या उपलब्धि से उपलब्धि होनी चाहिए, किंतु होते कैसा? न च एवं दृश्यते, किंतु ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है। तस्मात् अपि अनुपपन्नः परमाणु कारणवादः, तस्मादपि परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः, इसलिए भी परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है। लग गया? ये हुआ भाई। इसके साथ इस 16 नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। आगे 17 नंबर का सूत्र आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।